नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है। एक तरफ तो जान लगा दी है पूरी तरह से कि कैसे भी पश्चिम बंगाल में गद्दी मिल जाए ताकि कलकत्ता को भी मुंबई और दिल्ली की तरह अडानी साहब को बेचा जा सके। शहर नहीं बेचा जाता है, शहर में क्या क्या बेचा जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक तरफ तो सारी जान लगा दी गई है, एक से एक सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं जिन पर बात करूंगा कि कैसे मुसलमानों को वहां परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ एसआईआर में सारी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वोटों को कटवाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने वहीं के डाटा के सहारे, और बहुत साफ इस बात को साबित किया है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले में झूठ बोल रहा है। मैं वहां की सांप्रदायिक घटनाओं पर चलूं, वहां जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जो जो खेल हो रहा है उस पर बात करूं उससे पहले एसआईआर वाला मामला देख लेते हैं। यह बेहद जरूरी मामला है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें सारे नोटिस जांच परख के भेजे गए हैं। आरोप यह लगा था कि ऑटोमेटेड तरीके से आनन फानन में करोड़ों लोगों को नोटिस भेज दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि यह बात गलत है और हमने सारे नोटिस जो भेजे हैं, यहां तक कि अमर्त्य सेन को भी जो नोटिस भेजा गया है, सोचिए, नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन, भारत की शान अमर्त्य सेन, और उनको साबित करना है कि वो भारत के नागरिक हैं। खैर, इन सारे नोटिस पर एसआईआर का यह कहना था, यानी कि चुनाव आयोग का यह कहना था कि ये सारे नोटिस पूरा प्रोसेस अपनाने के बाद जांच परख के भेजे गए हैं। असल में 2002 की जो मतदाता सूची थी, 2002 की जो वोटर लिस्ट थी, उसको डिजिटलाइज किया था, और डिजिटलाइज करने के बाद चूंकि ये बांग्ला में थी, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था, और उसके बाद इसकी तुलना की गई थी अभी हाल में लोकसभा में जो चुनाव हुआ है उसके वोटर लिस्ट से, और उसमें जो गड़बड़ियां पाई गई थी उसके आधार पर नोटिस भेजा गया था। यह कहना है चुनाव आयोग का। जो सॉफ्टवेयर था चुनाव आयोग का, उसने पूरे बंगाल में 1.31 करोड़, 1 करोड़ 31 लाख लगभग मतदाताओं को संदिग्ध माना था कि ये वो लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना पक्का नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई गई है। अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जब इसकी जांच की तो मालूम यह चला कि 24 जनवरी तक इसमें भारी बैकलॉग चल रहा है। 1.5 करोड़ से ज्यादा सम्मन तैयार किए गए थे, यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस जानी थी, वहीं केवल 95.39 लाख, यानी 95 लाख के आसपास लोगों को नोटिस भेजी गई है। अभी भी 60 लाख लोगों को लगभग नोटिस नहीं भेजी गई है, और 24 जनवरी तक, जो अभी 24 जनवरी बीती है, केवल 30 लाख वोटर इस कार्यवाही में शामिल हुए हैं। यानी आप समझ लीजिए कि 1.25 लाख वोटर अभी इस कार्यवाही में शामिल हुए ही नहीं है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभी तक केवल 20% इसको पूरा किया गया है। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होना है। उसके पहले 80% यानी 1 करोड़ 20 लाख मतदाताओं का मामला निपटाने के लिए केवल 3 हफ्ते का टाइम बचा है, और अब तक केवल 7.24% मतदाता ऐसे हैं जिनका सत्यापन किया गया है, यानी 93% मतदाता अभी बचे हैं जिनका सत्यापन होना है, और टाइम बचा है सिर्फ 3 हफ्ते का। रिपोर्टर कलेक्टिव की रिपोर्ट यह भी बताती है कि यह जो नोटिस भेजा गया है यह ऑटोमेटेड तरीके से भेजा गया है, और ऐसे लोगों को भी भेजा गया है जिनको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी पहले ही आरोप लगा रही हैं कि 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों के ऊपर भी इस बात का प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो आए और अपनी पहचान साबित करें। दबाव इतना बढ़ गया है कि इस तनाव में लोग अपनी जान दे रहे हैं, लोग खुदकशी कर रहे हैं। ये सारा आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। इसके अलावा टीएमसी ने कोर्ट में जो याचिका दर्ज की है उसमें कहा है कि चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां हैं और सॉफ्टवेयर में गलतियां जो हैं उनकी लिस्ट पब्लिश की जाए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। बिहार चुनाव में ऐसे ही सुनवाई पर सुनवाई होती रही
चुनाव बीत गया और कोई नतीजा नहीं आया। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव बीतने के पहले शायद ही कोई नतीजा आए। 3 हफ्ते बाद कैसी भी लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी, जनता दौड़ती रहेगी इधर से उधर और मिलेगा कुछ नहीं। यह तो हो गया एक हिस्सा चुनाव को प्रभावित करने का, जिस तरह से मोदी और अमित शाह चाहते हैं चुनाव को प्रभावित करना। दूसरा हिस्सा है लगातार बांग्ला भाषी मुसलमानों के साथ तमाशा करना। असम में आप देख रहे हैं जिन मियां मुसलमानों की बात हो रही है वो बेसिकली बांग्ला भाषी मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमान हैं जो बंगाल से वहां पर आए हुए हैं, बांग्ला बोलते हैं। अगर घटनाओं की बात की जाए तो मैं सबसे पहले 25 जनवरी की बात करता हूं। आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं उसके 3 दिन पहले की बात है। 25 जनवरी को 24 परगना जिले में 3 मुस्लिम मांस व्यापारियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। उन्हें पीटा गया, उनके कपड़े उतारे गए ताकि देखा जा सके कि उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, वो मुसलमान है कि नहीं है। 1947 के दंगों के बारे में मैं ऐसी बातें पढ़ता था जब देश का विभाजन हुआ था, लेकिन देश के अंदर जो ये दूसरा बंटवारा हो रहा है उसमें भी कपड़े उतारकर पहचान देखी जा रही है। उनको मारा पीटा गया और बांग्लादेशी कहा गया, जबकि वो बंगाल के नागरिक थे। इनमें जो पीड़ित है उनका नाम है फराज अली, अक्कास अली और अंसार अली, और पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जनवरी के शुरुआती हफ्ते में आपने देखा था छत्तीसगढ़ में 8 बांग्ला भाषी मुसलमानों पर बजरंग दल के गुंडों ने हमला कर दिया था। पिछले साल दिसंबर की बात करें तो उड़ीसा में बंगाल के एक मजदूर को पीट पीट कर मार डाला गया था। कहा गया था कि वो बांग्लादेशी है। अब जब ये सब खबरें बंगाल के अंदर पहुंच रही होंगी तो किस तरह का माहौल बन रहा होगा वो सब आप आराम से समझ सकते हैं। और ये सारा खेल किस लिए हो रहा है? ये सारा खेल इसलिए हो रहा है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके और वहां पर चुनाव जीता जा सके। अगर आप याद करेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी कम कोशिश नहीं की गई थी, बहुत नाटक किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कहीं जीतती हुई नजर नहीं आई। आराम से तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। इस बार क्या होगा? हालांकि यह कहने के लिए बहुत जल्दी है कि इस बार क्या होगा। अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं, अभी चुनाव की डेट्स नहीं आई हैं, अभी वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हुई है, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के करीबी और लगभग स्पोक्स पर्सन की तरह काम करने वाले इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे कराया है, मूड ऑफ द नेशन। अगर इस सर्वे की बात को सही माना जाए तो आज की तारीख में इतने सब तमाशे के बावजूद अगर चुनाव होते हैं तो ममता बनर्जी अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है। अब जिस प्रदर्शन को दोहराए जाने की बात की जा रही है वो लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन है, यानी 2024 में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे वैसा ही प्रदर्शन ममता बनर्जी कर सकती है। अब उस प्रदर्शन को अगर याद करें तो पश्चिम बंगाल में 42 में से 29 सीटों पर ममता बनर्जी अपना चुनाव जीती थी और 2019 से बेहतर प्रदर्शन किया था। अब अगर ये MOTN जो सर्वे है, मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, अगर उसको देखा जाए तो TMC जो है वो 28 सीटें जीत सकती है, यानी 1 सीट कम हो सकती है। अब अगर इसको विधानसभा पे रिड्यूस कर दिया जाए तो बहुत क्लियर सी बात है कि आज अगर चुनाव हो तो पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बननी चाहिए इस सर्वे के हिसाब से। और यह सर्वे मेरा नहीं है, यह सर्वे किसी सरकार विरोधी एजेंसी का भी नहीं है, यह सर्वे तृणमूल कांग्रेस का भी सर्वे नहीं है, यह सर्वे इंडिया टुडे और सी वोटर्स का है, जिनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वो किन के साथ खड़े होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह जो पूरा नाटक किया गया है, जो बंगाल में लगातार तमाशा किया जा रहा है, जो लगातार सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बंगाल को कहीं जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसमें इकलौता चारा क्या बचता है? चारा यह बचता है कि वोटर लिस्ट को इस तरह से घालमेल करा दिया जाए कि उसमें से तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स को हर विधानसभा में बाहर कर दिया जाए। अगर तृणमूल कांग्रेस के 40 वोटर मान लीजिए हैं, उनमें से 10 को आप बाहर कर देते हैं और 32 वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी 2 वोट से जीत जाएगी। यही खेल करने की कोशिश की जा रही है। वरना आप सोचिए, जो मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया था कि ऐसी कौन सी वोटर लिस्ट की जांच चल रही है जिसमें अमर्त्य सेन जैसे व्यक्ति से यह कहा जा रहा है कि आप अपनी नागरिकता साबित करिए,
अमर्त्य सेन बंगाल के एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार से हैं। उनकी पीढ़ियां बंगाल में रहती हुई चली आ रही हैं। अमर्त्य सेन जाने माने अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। अमर्त्य सेन अगर चाहते तो भारत की नागरिकता छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में बस सकते थे। अमेरिका में बस सकते थे जहां उन्होंने बरसों पढ़ाया है। आराम से उनको अमेरिका की नागरिकता मिल गई होती। यूरोप में अगर चाहते तो यूरोप की नागरिकता मिल गई होती और आराम से यूरोप के नागरिक बनकर वहां की सारी सुविधाओं का फायदा उठाकर रह रहे होते। अरे हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए कि नोबेल प्राइज मिलने और जिंदगी भर विदेश में पढ़ाने के बावजूद उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता को नहीं छोड़ा और उम्र भर भारतीय नागरिक बने रहे, आज भी भारतीय नागरिक हैं। इसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। उस देश में जहां लोग मरते हैं कि किसी तरह से अमेरिका या यूरोप की नागरिकता मिल जाए, डंकी मार के जाते हैं, जान की बाजी लगाकर यूरोप जाते हैं कि किसी तरह से नागरिकता मिल जाए। जहां नेताओं के बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, जहां एनएसए के बच्चे हिंदुस्तान के नहीं बाहर के नागरिक हैं, वहां अमर्त्य सेन जैसा अर्थशास्त्री चुनता है कि वो भारत का नागरिक रहेगा और भारत में चुनाव आयोग ये सवाल पूछता है कि आप साबित कीजिए आप भारत के नागरिक हैं। ऐसे ही वो क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी, नरेंद्र मोदी की तस्वीर उसके कंधे पर हाथ रखे हुए आपको मिल जाएगी, कितने ही मैचों में अकेले भारत को जिताया है। अब मोहम्मद शमी को यह साबित करना है कि भारत के नागरिक हैं, मतलब क्या किसी विदेशी को आप अपने इंडियन टीम में खिला रहे थे? साफ समझ में आपके नहीं आता है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ भारी गड़बड़ी है कि ऐसे लोगों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसकी 7 पीढ़ियां वहीं जमीन में दबी हैं या आग में जली हैं, उनसे आप पूछ रहे हैं कि आप भारतीय हैं कि नहीं हैं। ये पूछने वाले भारतीय हैं, उन्होंने साबित कर दिया है। तो बहुत सीधा सा मामला है कि भारतीय जनता पार्टी के ये समझ में आ रहा है कि हम कितना भी सांप्रदायिक नाटक कर लें, कितना भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर लें, कितने भी छोटे मोटे दंगे करा लें, कितने भी मुसलमानों को मारने पीटने वालों को सम्मानित कर लें। आपको याद है ना, धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में कुछ मुस्लिम जो हैं वो हमेशा की तरह पेटीज बेच रहे थे, चिकन पेटीज बेच रहे थे, और उनको मारा पीटा गया। जब लोग गिरफ्तार हुए और जमानत पर रिहा हुए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनका स्वागत किया। तो भाजपा समझ रही है कि कितना भी ये नाटक हम कर लें, बंगाल जीतना हमारे लिए असंभव है, बंगाल जीतना नामुमकिन है। तो सही तरीके से खेल के तो नहीं ही जीत सकते हैं, गलत तरीके से खेल के भी नहीं जीत सकते हैं। एक ही तरीका है कि अंपायर ही सारी गड़बड़ी करने पर आ जाए, तब शायद जीता जा सकता है। और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया में आपको इतनी सारी गड़बड़ियां दिख रही हैं और ममता बनर्जी लगातार यह आरोप लगा रही हैं कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं। आप देखिए, अगर अमित शाह को बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया। अब देखना है ममता बनर्जी किस हद तक इसका मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल हमारे सुप्रीम कोर्ट से है। यूजीसी के मामले में आप 2 घंटे के अंदर फैसला दे देते हैं, यूजीसी की जो गाइडलाइन थी उनको रुकवा देते हैं। और यहां एसआईआर का मामला जो इस देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, जो इस बात से जुड़ा हुआ है कि चुनाव स्वतंत्र होंगे कि नहीं, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार बचेगा कि नहीं, उस पर महीनों से सिर्फ सुनवाई 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 चलती आ रही है। सब कुछ तो साबित हो गया, मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दिया कि कैसे फॉर्म 7 के भरोसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का नाम कटवा रहे हैं। सब कुछ तो करके दिखा दिया। अमर्त्य सेन से पूछा जा रहा है आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। कल को किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस से पूछ लिया जाएगा कि आप देश के नागरिक हैं कि नहीं। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से जिनको उनकी वीरता के लिए सम्मान मिला था, उनसे पूछा गया कि आप साबित कीजिए भारत के नागरिक हैं कि नहीं। यह तमाशा चल रहा है या फिर एसआईआर चल रहा है? क्या
इस पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट? जैसे यूजीसी के मामले में कहा कि इसको दोबारा से रीराइट कीजिए, वैसे ही क्या चुनाव आयोग को नहीं कह सकता है कि इतने लूप होल मिल रहे हैं, आखिर इतनी जल्दी क्या है, एक बार कायदे से प्रक्रिया बना लीजिए और उसके बाद कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार मामला टालता जा रहा है, लगातार बहसें चलती जा रही हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग लीगल एक्सपर्ट्स ही नहीं है, इल्यूमिनरीज हैं, महाविद्वान हैं लीगलिटी के। लेकिन नंगी आंखों से जो जनता को दिखाई दे रहा है, वो लोकतंत्र और न्याय दोनों के प्रति उसके भरोसे को हिला रहा है। इसलिए इस समय सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो सही फैसले ले, एसआईआर में इस तरह की गड़बड़ियां जिससे रुक सकें, जिससे लोगों के वोट देने का अधिकार सुरक्षित रह सके। तो अंत में यही कि देखना यही है कि इन सब तमाशों के बाद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कब्जा करने में सफल होती है कि नहीं। और इतना जान लीजिए कि अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.